दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज दिन में 12 बजे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अचानक से हजरतगंज में राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में प्रदर्शन करने लग गए। ये ब्राह्मणों की वेशभूषा में आए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। उनके हाथों में प्रतीकात्मक रूप फरसा था और रामचरितमानस था और तमाम नारेबाजी भी। अब हजरतगंज में ये जब प्रदर्शन शुरू हो गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि हजरतगंज आप जानते हैं हाई सिक्योरिटी जोन है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर सपा के कार्यकर्ता अचानक नारा लगाने लगे कि चंदा चोरों को जेल भेजो, जेल भेजो। अच्छा, ये चंदा चोरी का जो मामला है वो लखनऊ में कल जो है भाजपा ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था इसी इसी हजरतगंज में, लेकिन कल और आज में अंतर है। आज जब सपा के लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन शुरू किया और ये मीडिया की जरा भाषा सुनिए। प्रदर्शनकारी सपाई ब्राह्मण की वेशभूषा में पहुंचे थे, हाथों में फरसा और थर्मोकोल से बना दान पत्र लिए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो पुलिस की तो स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसी घटना होगी वो भी भाई साहब लखनऊ में होगी, वो भी हजरतगंज में होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन हजरतगंज चौराहे से मुश्किल से 150 मीटर दूर है, सामने विधानसभा है। अब पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। खैर, धक्का मुक्की हुई, हल्का फुल्का कार्यकर्ताओं को घसीटा भी गया। अगर संभव हो तो राज कपूर की फोटो भी लगा दीजिएगा। और फिर इन कार्यकर्ताओं को पीको गार्डन भेज दिया। कल भी यहाँ पे अखिलेश यादव के विरोध में एक रैली निकली थी, लेकिन वो रैली शांतिपूर्वक निकल गई। कर्नल शरद सरन जी, ये सरकार नहीं चाह रही है कि अयोध्या में चंदा चोरी पे कोई चर्चा हो, कोई विवाद हो, और रोज आप लोग, आपकी पार्टी इसको मुद्दा बनाए रख रही है। दूसरी तरफ मीडिया मैनेजमेंट के लिए तमाम चीजें की जा रही है। जैसे कल अचानक से परसों से वायरल हो गया कि रामपुर के डीएम महोदय ने नोटिस दे दिया आजम खान की यूनिवर्सिटी को कि भैया आपकी 40 में से 38 बिल्डिंग अवैध है, इनको 15 दिन के अंदर गिरा दो, नहीं तो हम गिरा देंगे। पूरी कवायद यही कि हेडलाइन बदले, और शुरुआत पिछले कई दिनों से हो रही है। अगर मैं कहूं कि 7 जून को अखिलेश यादव ने इस चंदा चोरी को उजागर किया था, तो पहला काम क्या हुआ? 9 जून को उनकी बेटी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई। फिर उसके बाद वो नहीं चला तो टिन्नू यादव को अखिलेश यादव का रिश्तेदार बताया गया ओम प्रकाश राजभर के द्वारा। फिर उसके बाद आपकी पार्टी के टूटने की खबर, वो नहीं चला तो फिर ये बताया गया कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से 900 बार बात की। जब वो भी प्रोपेगेंडा नहीं चला तो फिर मुख्यमंत्री जी उतरे और बोले कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ी गई सपा शासन काल में, वो भी नहीं चला। क्या है भाई? अब मीडिया कह रही है कि ब्राह्मण की वेशभूषा में समाजवादी पार्टी के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पाठक जी, ऐसा है, आप किसी मोहल्ले में नए नए रहने जाते हैं तो थोड़ा आपको समय लगता है अपने पड़ोसियों को समझने बूझने में। तो कौन नए मोहल्ले में रहने गया है? कोई भी हो, आम नागरिक किसी मोहल्ले में नया रहने जाता है, लेकिन जब कुछ समय बिता लेता है वहां, और अगर आपके दरवाजे के बाहर कोई पॉलीथीन बंधी हुई पड़ी है, कुछ सामान आपकी सीढ़ियों पे पड़ा है, तो आपको अपने आप शक हो जाता है कि फलाना जो है फिर लड़ाई करने के मूड में है। आप पॉलीथीन को पैर से साइड में सरका देते हो नाली के पास और अपने घर में चले जाते हो। और अगर आपके पास खाली टाइम होता है तो आप उठा के पॉलीथीन उसके घर के अंदर फेंक देते हो और कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर दोनों को इसमें मजा आता है तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में करीब 12 साल और लखनऊ में करीब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए।
2014 के पहले ये जो कुछ कहते थे सब मान लें। जिस आदमी के पास कुछ है नहीं देने को, वो सिर्फ वादा कर सकता है। आप कोई भी वादा कर लें, चांद तारे लाके देंगे, सब मान लें। लेकिन जब आपको 10-12 साल सत्ता में हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी बोलो कि हम ये कर देंगे, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि तो 10 साल से क्या हमारी शक्ल का देखने का इंतजार कर रहे थे। तो इतना समय होने के बाद आप नए वादे नहीं कर सकते, तो पुराने वादों पे आप झूठ बोलते हैं। आप बोलोगे 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, 40 लाख 40,000 करोड़ नहीं सर, 40,000 नहीं सर, आप थोड़ा गलत बता रहे हैं आंकड़ा। मैंने 40 लाख बोला उसके बाद। हाँ 40 लाख, 40 लाख करोड़ ला रहे हैं। इस तरीके की आप बात करने लगते हैं, यहां फैक्ट्री लग गई, वहां फैक्ट्री लग गई, यहां से पैसा आने लगा, वहां से पैसा आने लगा, सब जगह से आने लगा है। फिर आप बोलेंगे सबूत दो, तो आप बोलोगे तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुमको दिक्कत है देश की तरक्की से, तुम लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोग विकास की बात है। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि सपा वाले नए नए राम भक्त बने हैं। मैं वही देखो, आप खुद ही जवाब दे रहे हो, आप खुद ही जवाब दे रहे हो। जब भी राम के सवाल पे कोई भी, जब भी राम के मसले पे कोई भी सवाल उठाएगा, तो वो जो देशद्रोही बोलते हैं वो रामद्रोही तो बोलेंगे, और क्या देशद्रोही बोलेंगे। अब नहीं कर रहे नए नए राम भक्त बने हो आप लोग। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छपते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही मर्जी से मंदिर बना है। नेताजी तो 1990 के आसपास से जब ये मसला ज्यादा गर्म हुआ, तब से लगातार कहते रहे कि भाई हम लोग संवैधानिक पद पे हैं, देश में लोकतंत्र है अभी, देश में संविधान है अभी, और ये मसला सुप्रीम कोर्ट में, जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सभी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति अपने अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे। हम तो तब भी कहते थे, हम आज भी कह रहे हैं, हम आज भी वही कह रहे हैं, जो भी संवैधानिक पद्धति में जो जो होगा। और देखिए अंततः क्या हुआ, 3-4 दशक के बाद मंदिर बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिक्का उछाल के नहीं बना। हाँ, राम मंदिर बनने के बाद जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी 10-12 साल की सरकार सत्ता में हो, उसके बाद उसका पैमाने पे जनता अवलोकन करना शुरू कर देती है। फिर उसकी रैलियों में इस उत्साह के साथ लोग नहीं जाते हैं कि देखें आज क्या नया वादा किया जाएगा। फिर आदमी ये उम्मीद रखता है कि देखें अब क्या मिलेगा, जो जो बोला गया था उसमें से क्या पूरा होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि इनके सभी कार्यक्रमों में कुर्सियां खाली रहती है। घोषणा तो आदमी टीवी पे सुन लेगा, उस तरह का उत्साह नहीं रहता है, अवलोकन का रहता है। अब आप आ जाइए राम मंदिर वाले मसले। समस्या क्या है, जो चीज आपकी ताकत है वही अगर कमजोरी निकले तो उसकी चोट बहुत भयंकर होती है। और हम लोग लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जान 2 तोतों में है। पुराना था ना, राजा का जान तोते में होती है, तोते की गर्दन मुंह में दो राजा मर जाएगा। इनके 2 तोते हैं, एक छद्म राष्ट्रवाद और एक धर्म का धंधा। वो जो पहलगाम में घटना हुई है, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको युद्ध शास्त्र के बारे में पता है, वो उन्होंने जो अवलोकन किया है आज की तारीख में, वो सब जानते हैं कि पहलगाम की जो घटना है वो चीन के इशारे पे पाकिस्तान ने की थी। क्योंकि हम पुराना देखिए ना, हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, राजा का चरित्र देख करके दुश्मन देश हमला करता है। तो वो जानते थे कि अगर हम पहलगाम में कुछ करेंगे तो मोदी जी तुरंत कहेंगे अखंड भारत की शुरुआत, और आ जाएंगे मैदान में। वही हुआ। वो एक्चुअली एक ट्रैप था, दुखद घटना हुई, लेकिन एक देश के रूप में जहां 150 करोड़ की आबादी हो, हमारे पास इतना पैराफिनलिया है, इंस्टीट्यूशंस है, तो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके फिर हरकत होती है कि अब हमें कैसे क्या एक्शन लेना है। उन्होंने सोचा यही मौका है, 24 घंटे में हिसाब बराबर कर देंगे, पूरे दुनिया में विश्व गुरु और विष्णु अवतार बिल्कुल स्थापित कर देंगे। और देखिए अंततः क्या निकला, वो एक्चुअली एक ट्रैप था, और उस ट्रैप में सबने अपने, जैसे पहलवान होता है ना गली में, वो सब पे दादागिरी करता है, और जिस दिन मरा पिटा आता है उस दिन गली में सब मारते हैं उसको चप्पल से। बिल्कुल उसी स्थिति में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमको फंसाया गया। हमारे नेताओं की अपरिपक्वता की वजह से बाद में ट्रंप ने कितना जलील पूरे देश पे
पूरे देश को पूरी तरह में 150-200 देशों के बीच में 100 से अधिक बार बोला कि मैंने मध्यस्थता की। मैंने बोला मोदी जी मैं तुम्हारी राजनीति खत्म कर सकता हूं, करूंगा नहीं। और उसके बाद जो भी एप्स्टीन मतलब इजराइल, हम लोग राजनीति थोड़ा बहुत भी जो पढ़े लिखे हैं वो वैश्विक राजनीति को समझते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स हैं और उसमें ये लोग बुरी तरह से फंसे हैं। खैर ये कुछ भी दावा करते रहे, पिछले साल मई जून 2025 में इनका छद्म राष्ट्रवाद का ढोल फट गया। अब ये उस पे कम से कम चुनावी वैतरणी के लिए उसका तोते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शरद जी, आप तो कह रहे हैं फट गया छद्म राष्ट्रवाद का 2024 में, मैं भी स्वीकार करता हूं फट गया। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा को करारी हार मिली थी, जैसे हरियाणा में उनकी आधी सीट हो गई थी, महाराष्ट्र में वो लगभग 2/3 खत्म हो गए थे, 33% सीटें बची थी जो उनके पास करीबन 80-90% सीटें थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो हरियाणा जीत जाते हैं, महाराष्ट्र जीत जाते हैं, बिहार में भयानक जीत, और दिल्ली जीत जाते हैं 10 साल बाद, उसके बाद बंगाल जीत जाते हैं। तो जो पार्टी बंगाल जीत जाती है, आप उसको इतने हल्के बार बार आप कर रहे हैं छद्म राष्ट्रवाद, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हल्का है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा एक तोता गया, बस हमने ये बोला। लेकिन आप ये बताइए कि अय्यार के झोले में एक ही खिलौना होता है क्या? आप बताओ, आज तक आपने कोई ऐसा देखा हो, कोई जादूगर देखा हो जो जादू का शो करने आता है, एक आइटम दिखाता है, झोला पैक करके चला जाता हो? कभी देखा आपने? 3 घंटे का पूरा शो होता है और हर आइटम 5-7 मिनट बाद नया आइटम देता है। अय्यार के झोले में बहुत से खिलौने होते हैं। मैं तो तोते की बात कर रहा हूँ, खिलौने कभी आया कहाँ खिलौनों पे? सर लेकिन एक बात है जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार सबसे बड़ा मुद्दा है रामपुर के डीएम महोदय का आदेश, जो आजम खान की यूनिवर्सिटी को उन्होंने कहा कि उनकी 40 में से 38 यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी की वो अवैध है और उसको 15 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा। इस मुद्दे पे आप लोग उस तरह की भाषा खुलकर नहीं कर रहे हैं बात, लेकिन असुद्दीन अवैसी तो खुल के कह रहे हैं कि ये उनका नाम मोहम्मद अली जौहर मोहम्मद आजम खान है, इसलिए उनकी यूनिवर्सिटी को गिराया जा रहा है। मतलब सपा और कांग्रेस बहुत विरोध तो कर उतना खुल के नहीं कर रही जिस तरह से ओवैसी की पार्टी आके और वैसी इसके बारे में बोल रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव का, मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव का बयान नहीं आया, न बयान आया राहुल गांधी का। ट्वीट जरूर आया है अखिलेश जी का, लेकिन कोई बयान नहीं आया ना राहुल गांधी का। ये मुद्दा दूसरे तोते से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही टाइम पे पूछा, बिल्कुल सही टाइम पे पूछा। मैं विस्तार से बताता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले, मतलब भाईजान जो बोल रहे हैं वो कहीं और से स्क्रिप्ट लिख के दी गई है। नहीं, मैं दूसरे तोते से ये खिलौना कैसे लिंक्ड है वो बताता हूँ। नहीं, मैं साफ पूछ रहा हूँ, वैसी भाईजान जो बोल रहे हैं वो किसी और ने लिख के दिया है। जैसे एक तोता तो उन लोग, ओवैसी भाईजान पाठक जी, बहुत स्पष्ट एक लाइन में सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी किसी धर्म की और धार्मिक राजनीति ना कभी की थी ना करेगी। किसी भी धर्म की ना राजनीति की थी ना कभी धर्म की राजनीति करेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म को धंधा बना के बैठी है, वो अकेले थोड़ी है। हर तरह के लोग हैं राजनीति में, हर तरह के लोग हैं। हम लोग एक बड़े विचार के साथ समाजवाद, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब ऐसे गली मोहल्ले में कहां क्या क्या लोग मिलेंगे। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। जरूरी थोड़ी कि हम सब पे प्रतिक्रिया देते घूमे। हम अपना काम कब करेंगे आप बताइए? हम जब बड़े विचार के साथ चले तो हमारी कुछ रणनीति है, हमारी सोच विचार है, हम उसको एग्जीक्यूट करने का अपना एक प्रोसेस से चलते हैं। अभी कोई भी हमको रास्ते में पत्थर मारता रहेगा, कोई बात कहेगा तो हम बदकही करने के लिए चौपाल में थोड़ी बैठ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आजम की यूनिवर्सिटी पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं उसी पे आ जाता हूं, तभी तो मैंने कहा ये खिलौना दूसरे तोते से लिंक्ड है। 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पूरे देश को समाजवादी पार्टी ने ही बताया था कि 2-2 करोड़ की जमीनें 20-20, 30-30 करोड़ में खरीदी गई हैं। चंपत राय जी ने रजिस्ट्री में साइन करी और जो उनके मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी जोड़ीदार हैं, वो उसमें गवाह हैं और उनकी फोटोएं सोशल मीडिया पे रजिस्ट्री की सब तैर रही हैं। और उसके बाद एसआईटी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। अभी 4 साल हो गए, रिपोर्ट आई क्या? हाँ, ये जरूर मैंने सुना कि ये जो एसईटी बनी है
इनको बोला गया कि तुम जमीन घोटाले की भी अब जांच करोगे, तो वो जो 4 साल से एसआईटी चल रही हो गया, पराठे सेक रही थी। तो ये जो दूसरा तोता है तब घायल हुआ, और ऐसा घायल हुआ कि भाजपा बैसाखी पे आई और तोता उड़ गया। अगर 24 में सीख गए होते कि जनता माफ नहीं करेगी भगवान राम के मसले पे, धर्म अगर आस्था है, आस्था मार्मिक विषय है, उसको छेड़ेंगे तो उसका फायदा उठाएंगे और दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान भी उठाएंगे। तो 2024 में समझ लेना चाहिए था। लेकिन सत्ता इतनी खतरनाक चीज होती है कि आप में अत्यधिक आत्मविश्वास, गुरूर, घमंड, अहंकार सब भर देती है, और फिर आप लोकसभा में जब देखिए ऐसे छाती पे हाथ मार के ऐसे एक अकेला ऐसे चिल्लाते हैं आप लोकसभा में। अब तो नहीं सुना 3-4 साल से एक अकेला, अब तो पूरा एक मोहल्ला ऐसे चल रहा है। मोहल्ला कहां, झोली लेके विधायक सांसद बटोरते घूम रहे हैं। सिर्फ इस वजह से हुआ है कि भगवान राम के साथ इन्होंने दगा किया। अब जो हुआ है वो दूसरे तोते की कहानी खत्म हो गई। अब जब दूसरे तोते की कहानी खत्म हुई तो खिलौने निकलने शुरू हुए। टिन्नू का खिलौना, फिर टिन्नू से फोन कॉल का खिलौना, फिर वो नमाज, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का खिलौना। हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये घूम फिर के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे आएगा, कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मसाला निकालेंगे, क्योंकि छद्म राष्ट्रवाद खत्म, धर्म का धंधा खत्म, अब सिर्फ नफरत का धंधा बचा है। अगर छद्म राष्ट्रवाद खत्म, धर्म का धंधा खत्म, तो फिर लखनऊ वालों के पास तो वैसे भी एक ही पत्ता था, वो है नफरत का धंधा। तो हम लोग लगातार बात कर रहे थे अब कुछ नफरत वाले हिंदू मुस्लिम मसले पे कुछ आएगा, और वृंदावन आया। बोला लाखों संत जो हैं कूच करेंगे वृंदावन। हम लोगों ने कहा ठीक है, बड़े बस 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर साधु संत आ रहे हैं वृंदावन तो उन्होंने स्वाभाविक है, लखनऊ में भाजपा की सरकार है, उनको कोई एप्लीकेशन दी होगी कि भाई हम कार सेवा करना चाहते हैं। और क्योंकि यहां संत महात्मा चोले में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, तो स्वाभाविक है उन्होंने परमिशन भी दी होगी कार सेवा करने की वृंदावन में। और क्योंकि चोला भी उनका ऐसा ही है, गेरुआ और संत हैं, तो स्वाभाविक है कार सेवा में वो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, नेट की प्रॉब्लम आ गई कुछ। तो कोई बात नहीं। तो जब वो साधु संत है तो कार सेवा करने जाना है, और संवैधानिक पद पे है तो कानून व्यवस्था भी संभालना है। तो हम लोगों ने कहा दूर से बैठ के देखो, अब मालूम चल जाएगा कि ये लल्लू सिंह जी वाली बात सही थी या जनता को भरमाया गया 2024 में। अगर लल्लू सिंह जी वाली बात सही है तो कार सेवा जाएंगे। आपने बहुत सही मुद्दा उठा दिया आपने, क्योंकि कल एक डिबेट में था, तो मैं तो भाई पत्रकार हूं, सबकी बातें सुनता हूं। भाई विपक्ष ने आरोप लगाया, लल्लू सिंह ये कहते थे कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। लेकिन वो तो कल तो चैनल के जो एंकर महोदय दावा कर रहे थे कि 2/3 बहुमत से भाजपा सिर्फ 6 सांसद दूर है और भाजपा इस सीट को 6 घंटे मैनेज करा देगी। तो भैया वो तो 240 292 पाके भी 360 के करीब पहुंच रहे हैं, और गलती विपक्ष के सांसद टूट रहे हैं। तो मान लीजिए उस वक्त जनता ने 400 नहीं दिया, लेकिन अब तो पार्टियों के सांसद बड़ी संख्या में टूट के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इस देश में कभी 400 पार की सरकार नहीं बनी पाठक जी? क्या करें? इस देश में कभी 400 पार की सरकार नहीं बनी क्या? नहीं बनी थी। तो क्या इस बात की गारंटी होती कि फिर वो 2047 तक चलेगी? बात इसकी कर रहे हैं कि वो तो भाई अब तो विपक्ष के सांसद तोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी की नहीं टूटे। सुना इसके लिए किसी व्यक्ति की क्लास लगी है दिल्ली में, तो कोई फोटो का भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाई नए नए लोगों ने तोड़ दिया, तुम नहीं तोड़ पाए। तो आप विपक्ष की एकता में कमी है। अब वो तो सुनने में आ रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन विधेयक दोनों पास कराने जा रहे हैं, उनके पास पूरे नंबर्स हैं। आप ही लोग का कुनबा एक नहीं रह पा रहा है। भाई जनता ने नहीं दिया 400 सीटें, ठीक है, लेकिन जिनको जिता है वो भाजपा के खेमे में क्यों जा रहे हैं, ये बताइए ना। मैं इसी जवाब को मैं जवाब दे चुका हूं, मैं घुमा के दूसरी तरह से कहता हूं। नहीं, कहां दिया? अभी आप इस पे जवाब तो नहीं दिया।
मैंने कहा 400 सीट के ऊपर क्या इस देश में कभी सरकार नहीं बनी? अरे वो तो जनता ने दिया था भाई 1985 में इंदिरा गांधी, वो एक असामान्य परिस्थिति थी, असामान्य परिस्थिति। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरा देश राजीव गांधी के साथ खड़ा हो गया था। तो अगर 2/3 लेंगे तो क्या पुतिन बन जाएंगे या नॉर्थ कोरिया बना देंगे? सवाल ये कि विपक्ष के सांसद को क्यों मोह भंग हो रहा अपनी पार्टियों से, वो क्यों भाजपा के साथ चले जा रहे हैं? सीधा साधा सवाल भाई, एक लाइन में। अंधेरे में कोई आपको गाड़ी रोक लेगा ना, हाँ, आपकी अंधेरे में कोई गाड़ी रोक लेगा, तब आपसे पूछेंगे कि आपका मति भ्रम हो गया है या समस्या ये है कि रात कट जाने तो सुबह बताएंगे। आप भी जानते मैं क्या कह रहा हूं पाठक जी। अरे साहब खोल के बोलिए सर, दर्शक हमारे संकेतों की बातें नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है, जो जाने वाला होगा वो चला जाएगा, उसको कौन रोकेगा? उन्होंने ये कहा कि जिसको, उन्होंने ये बोला, उन्होंने, देखिए मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने बोला जिसको डर लग रहा है वो छोड़ के चला जाए। बिल्कुल सीधा जवाब। अरे जो डर गया वो जाएगा ही, आप कैसे रोक लेंगे बताइए? कल बंगाल में एक और चले गए नेताजी, तो महुआ मोइत्रा जी ने क्या कहा कि उनको मुबारक हो। क्यों कहा? पूरी लाइन भी सुन लीजिए। बोला उनके दोनों बच्चे और उनके घर में एक और परिवार, परसों ईडी वालों के साथ इंटरव्यू हुआ, चाय पे चर्चा हुई, तो ईडी वालों से चाय पे चर्चा हुई, कल चली गई। उन्होंने, महुआ मोइत्रा जी ने बोला आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप विरोधी गुट के साथ काम करिए, राजनीति करिए। तो अगर आप राजनीतिक या सामाजिक जीवन में हैं, इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं तो एक बात बताइए, सामाजिक जीवन में किसी ने आपको क्या पत्र लिख के बुलाया था कि आप आइए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में? आप अपनी इच्छा से आए हैं, आपका स्वागत है, समाज का सेवा करिए। आपको डर लग रहा है तो आप अपने डर के साथ जाइए, और अगर आप अपनी विचारधारा से प्रतिबद्ध है तो विचारधारा के साथ रहिए। इसमें क्या गलत बोला? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या गलत बोला? नेताजी भी यही बोलते थे, जिसमें दम है समाजवाद के लिए लड़ने के लिए वो रहिए, जिसमें दम नहीं है वो जाइए। क्योंकि विचारधारा रहेगी, व्यक्ति थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे दूसरा आएगा। अभी 2 साल बाद वोट नहीं पड़ेगा क्या?